आईएसआई ने एक महिला डॉक्टर को अगवा कर मार डाला। कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए। लंदन और मैड्रिड में आतंकी हमलों ने यूरोप को झकझोर दिया। 1939 भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान के साथ थे। दुनिया में शीत युद्ध शुरू हो चुका था। घर में भी राजीव गांधी की सरकार आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही थी। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और कश्मीर का इतिहास उस एक दिन से हमेशा के लिए बदल गया। 1846 कहानी शुरू होती है अमृतसर की संधि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को हराया और कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। गुलाब सिंह ने डोगरा राजवंश की नींव रखी। 1925 में उनके वंशज महाराजा हरि सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने कश्मीर को प्रगति की राह पर ले जाने की कोशिश की। स्कूल, सड़कें और अस्पताल बने, लेकिन हवाएं बदल रही थी। कश्मीर में हिंदू राजा थे, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग ने आजादी की मांग शुरू की। 1931 में श्रीनगर में दंगे भड़के। महाराजा ने इसे दबाया, लेकिन तनाव बढ़ता गया। सवाल ये था कि क्या ये रियासत हमेशा के लिए शांत रहने वाली थी या इसे खून से रंगा जाना अभी बाकी था। 15 अगस्त 1947 वो साल जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन कश्मीर वो एक रियासत थी जिसे चुनना था भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता। इसके महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। उसने कश्मीर को हड़पने की साजिश रची। 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के समर्थन से हजारों पठान कबीलों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और रास्ते में जो मिला उसे लूटा, मारा और जलाया। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और औरतों के साथ भी दरिंदगी की गई। बारामूला जैसे कस्बे खून से रंग दिए गए। श्रीनगर अब खतरे में था। महाराजा घबरा गया। पाकिस्तान की नीयत अब साफ थी और महाराजा के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, भारत की मदद लेना। लेकिन भारत ने शर्त रखी, पहले भारत में शामिल हो फिर सेना भेजेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया, जिसके बाद कश्मीर भारत का कानूनी हिस्सा बन गया और अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी। 1939 भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। एक के बाद एक ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था, जिसे हम आज पीओके कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा, अगर हरि सिंह एक हफ्ता पहले निर्णय ले लेते तो आज पीओके जैसी कोई जगह होती ही नहीं। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर करवाया और जुलाई 1949 को कराची अधिवेशन के तहत सीज फायर लाइन बनी। उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल नहीं थीं। दुनिया में शीत युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान के साथ थे। नेहरू को यूएन पर भरोसा था। उनको लगता था दुनिया सच का साथ देगी। इतिहास बदलने में कभी कभी एक दिन भी काफी होता है और कश्मीर का इतिहास उस एक दिन से हमेशा के लिए बदल गया। 1949 गिलगित बाल्टिस्तान में गिलगित स्काउट्स ने महाराजा के खिलाफ बगावत की। पाकिस्तानी सेना ने इसे मौका बनाया और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने पीओके को आजाद जम्मू और कश्मीर का दर्जा दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पीओके का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इजाजत के बिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता। तो ये फिर आजाद कैसे हुआ? आज पीओके में न लोग राष्ट्रपति को खुद चुनते हैं, न सेना उनके आदेश से चलती है, न विदेश नीति उनके हाथ में है। सारी डोरे खींचता है रावलपिंडी का GHQ यानी पाकिस्तान की मिलिट्री। पीओके की संसद हो या वहाँ का संविधान, सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी भारत की बात भी नहीं कर सकता। अगर कोई भारत के साथ हाथ मिलाने की बात भी करे तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब सोचिए, जो हिस्सा कानूनी तौर पर भारत का है, वहाँ कोई अगर भारत की तरफदारी भी कर दे तो उसे गद्दार माना जाता है। अब सवाल उठता है, वहाँ के लोगों को क्या मिला? जवाब है एक अधूरी पहचान, न पाकिस्तानी फुली न आजादी वाली आइडेंटिटी। क्योंकि पीओके के लोग पाकिस्तान के भी नागरिक नहीं हैं। उन्हें न पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं, न पूरी नागरिकता के अधिकार हैं। और ये सब करने के बाद भी पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है कि देखिए, ये तो खुद आजाद हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पीओके को एक कठपुतली बना दिया गया है, जिसके तार इस्लामाबाद से हिलाए जाते हैं। आपको जानकर और भी झटका लगेगा, पीओके की जमीन चीन को दी जा रही है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा पीओके से होकर गुजरता है। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का एक हिस्सा ट्रांस काराकोरम ट्रैक चीन को सौंप दिया।
मतलब पाकिस्तान सिर्फ पीओके को कंट्रोल नहीं कर रहा, अब वो इसे बेच भी रहा है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इलाका खुद को आजाद कहे लेकिन वहाँ की आवाजें दबाई जाएं, वहाँ के संसाधन लूटे जाएं और वहाँ की सीमाओं पर विदेशी कंपनियां कब्जा जमाएं, तो क्या ये सच में आजाद हुआ? 1965 पाकिस्तान ने फिर साजिश रची। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने घुसपैठिए भेजे जो कश्मीर में अशांति फैलाने वाले थे, लेकिन भारत तैयार था। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। This was the last gunfire of the brief war between India and Pakistan. भारत ने हाजीपुर दर्रा तक कब्जा कर लिया। पीओके फिर करीब था, लेकिन ताशकंद समझौता आ गया। भारत ने हाजीपुर दर्रा लौटा दिया। क्यों? दुनिया ने फिर दबाव डाला। अमेरिका और सोवियत संघ ने शांति की बात कही। 1971 भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। बांग्लादेश आजाद हुआ। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ, लेकिन पीओके वो फिर चर्चा में आया। 1972 में शिमला समझौता हुआ। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया। भारत ने कहा कश्मीर हमारा है, लेकिन पीओके पर हमला वो नहीं हुआ, क्योंकि भारत की जीत के बावजूद दुनिया की नजरें थी। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, सोवियत संघ भारत के साथ था, लेकिन युद्ध बढ़ने का डर था। भारत ने बांग्लादेश पर फोकस किया। पीओके को छीनने का सुनहरा मौका भारत ने जाने दिया। 1984 पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। सियाचिन भारत का हो गया। पाकिस्तान की साजिश धरी की धरी रह गई। दुनिया में शीत युद्ध चरम पर था। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिया। भारत अकेला था। घर में भी राजीव गांधी की सरकार आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही थी। पीओके पर हमला जोखिम भरा होता। 1989 पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को हथियार बनाया। लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन पीओके में ट्रेनिंग कैंपों से संचालित होने लगे। कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए। हजारों को घर छोड़ना पड़ा। भारत ने सेना तैनात की, लेकिन पीओके में कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था टूट रही थी। 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए। दुनिया में अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लिए सहयोगी बनाया। भारत के पास पीओके के आतंकी कैंपों को निशाना बनाने का मौका था, लेकिन भारत ने कूटनीति चुनी। भारतीय संसद ने 22 फरवरी 1994 को एक मत में एक प्रस्ताव पारित किया। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान को इसे तत्काल खाली करना चाहिए। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं था, ये भारत की पॉलिसी थी, भारत की रणनीति थी। 1999 पाकिस्तान ने फिर चाल चली। कारगिल युद्ध में उसने घुसपैठिए और सैनिक भेजे जो एलएसी को पार कराए। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नायकों ने अपनी शहादत दी। युद्ध खत्म हुआ और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने ठुकराया। उसकी साजिश नाकाम हुई। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया, लेकिन युद्ध बढ़ने से रोका। भारत की जीत ने पीओके को कमजोर किया, लेकिन घर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधन की मजबूरियों में थी और आतंकवाद को दुनिया ने अभी भी गंभीरता से नहीं लिया। सवाल ये है, इतनी हार के बाद भी पाकिस्तान क्यों नहीं रुका? 13 दिसंबर 2001 लश्कर और जैश ने भारत की संसद पर हमला किया। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। लाखों सैनिक एलओसी पर, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। 26 नवंबर 2008 लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई पर हमला किया। 166 लोग मारे गए। भारत ने एनएसजी कमांडो भेजे। एनएसजी कमांडो ने आतंकियों को मार गिराया और अजमल कसाब पकड़ा गया। उसने पीओके के आतंकी कैंपों का खुलासा किया। 9/11 के बाद अमेरिका और यूरोप आतंकवाद को गंभीरता से लेने लगे। लंदन और मैड्रिड में आतंकी हमलों ने यूरोप को झकझोर दिया। 2000 का दशक पीओके में मानवाधिकार उल्लंघनों की कहानियां सामने आने लगी। 2011 पीओके में लोग सड़कों पर उतरे। आईएसआई ने एक महिला डॉक्टर को अगवा कर मार डाला क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है पीओके में लोग गायब हो जाते हैं, उनकी आवाज दबा दी जाती है। 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेल बदल दिया। भारत ने दुनिया को दिखाया अब हम रक्षात्मक नहीं आक्रामक हैं। क्वाड, G20, यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थाओं में भारत की आवाज गूंजने लगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा पीओके भारत का है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। अमेरिका अब भारत को रणनीतिक साझेदार मानता था। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ कमजोर बढ़ रहा था। 2015 में पेरिस हमलों ने यूरोप को जगा दिया। पाकिस्तान अब अकेला पड़ रहा था।
भारत की सेना और कूटनीति चमक रही थी, अर्थव्यवस्था आसमान छू रही थी। सवाल ये है, क्या पीयूके को वापस लेने का समय आ गया था? 18 सितंबर 2016 जैसे मोहम्मद ने उरी में सेना कैंपों पर हमला किया। 19 सैनिक शहीद हुए, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। 19 सितंबर को भारतीय सेना ने पीयूके में सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान ने इसे इनकार किया, लेकिन दुनिया ने भारत की ताकत देखी। अमेरिका, रूस और फ्रांस ने भारत का साथ दिया, क्योंकि आतंकवाद अब उनकी भी जंग थी। भारत की छवि एक मजबूत देश के रूप में बनी। 14 फरवरी 2019 जैसे मोहम्मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया, 40 जवान शहीद हुए, लेकिन आतंक का ठिकाना पीयूके में मिला तो भारत ने इंतजार नहीं किया। 26 जनवरी को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की, सीधे घुस कर मारा। पाकिस्तान की धरती पर और साफ संदेश दिया, जहां तक जरूरत होगी भारत वहां तक जाएगा। यही नहीं, 2019 में धारा 370 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर फिर से भारत के संविधान में पूर्ण रूप से समाहित हुआ तो भारत ने दुनिया को याद दिलाया, पीयूके अब अगला लक्ष्य है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट कहा कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तक पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात हुआ। यहाँ से भारत की रणनीति और भी स्पष्ट हो गई। राजनीतिक दबाव, डिप्लोमेटिक मोर्चा और जरूरत पड़ी तो मिलिट्री एक्शन, हर विकल्प खुला है। कभी जो लोग भारत से नफरत के लिए इस्तेमाल किए गए, अब वही लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पीयूके में अब लोग कहते हैं, पाकिस्तानी सेना गो बैक, हम गुलाम नहीं हैं और हम पाकिस्तान नहीं, आजादी चाहते हैं। साल 2023 में मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक सड़कों पर हजारों लोग आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। इन लोगों ने न सिर्फ महंगाई और बिजली संकट का विरोध किया, बल्कि ये भी कहा कि पीयूके को पाकिस्तान ने 75 सालों में सिर्फ इस्तेमाल किया है। लोगों ने कहा, हमें गुलाम बना दिया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। और फिर पहली बार पीयूके की सड़कों पर भारत का नाम भी लिया गया। लोगों ने खुलेआम कहा, कम से कम भारत में इंसाफ है, स्कूल है, हक है। हम यहाँ तो अंधेरे में जी रहे हैं। पीयूके में इंटरनेट बंद कर दिया गया, प्रदर्शनकारियों को जेलों में ठूसा गया और रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को धमकाया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी आसानी से यह विरोध रुकेगा? 22 अप्रैल 2025 लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम में हमला किया। 26 पर्यटक मारे गए। भारत ने तुरंत जवाब दिया। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. 5 support staff of the service advisors. पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की योजना। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 1947 से 2025 तक भारत ने पीयूके को कई बार करीब से देखा। मीरपुर में, बांग्लादेश की जीत में, सर्जिकल स्ट्राइक में, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आई। पहले आर्थिक परिस्थितियां, दुनिया का दबाव, फिर आतंकवाद और कूटनीति का खेल। लेकिन 2014 के बाद भारत बदल गया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, आर्टिकल 370, भारत ने दिखाया अब वो रुकने वाला नहीं। पीयूके के लोग गुलामी से तंग हैं, पाकिस्तान टूट रहा है, लेकिन भारत इंतजार क्यों कर रहा है? शायद वो सही मौके की तलाश में है। पीयूके में बगावत, पाकिस्तान की कमजोरी और दुनिया का साथ। सवाल ये है कि भारत अब वो कदम उठाएगा जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देखता है।